जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और कैश बुक का फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं जिसमें हमने सिंपल कॉलम कैश बुक देखा है। अब हम डबल कॉलम कैश बुक की बात करेंगे। इसमें हम कैश के साथ बैंक का रिकॉर्ड भी रखेंगे। डबल कॉलम क्यों कहा जाता है? वैसे मैं आपको इस कैश बुक का फॉर्मेट बताऊं तो इस तरह का इतने सारे कॉलम है, पर भैया इसमें अमाउंट के दो कॉलम बनाएंगे, कैश और बैंक, इसलिए इसको डबल कॉलम कहा जाता है। पहले हमने सिंपल कॉलम जो कैश बुक बनाई उसमें हमने खाली एक ही अमाउंट का कॉलम बनाया था, कौन सा? कैश वाला। कैश आई, कैश गई, खत्म काम। इसमें अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो उसको इधर लिखो, और बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है तो उसको इधर लिखो। यही फंडा रहेगा डबल कॉलम कैश बुक में। तो डबल कॉलम कैश बुक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम फॉर्मेट पे तो आ ही चुके हैं। डबल कॉलम कैश बुक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कैश के साथ बैंक का ट्रांजैक्शन भी रख सकते हैं। देखो, थोड़ी सी चर्चा हम बैंक पे कर लेते हैं। बैंक से ट्रांजैक्शन करना व्यक्ति पसंद क्यों करता है? क्योंकि बैंक से ट्रांजैक्शन करना सेफ होता है ना। अमाउंट कैश इधर उधर नहीं करना पड़ता आपको। नंबर दो, सबका प्रूफ होता है। आप एक बैंक स्टेटमेंट निकालो, साल भर का आपका चिट्ठा नजर आ जाएगा, कितना भी टाइम का आपको रिकॉर्ड चाहिए सब नजर आ जाएगा, है ना। साथ में आप अमाउंट ट्रांसफर करना वगैरह सुविधा आपके पास बहुत ही होती है। आज के जमाने में एटीएम चल रहा है और ऑनलाइन पेमेंट चल रहे हैं, सभी कुछ चल रहा है, इसलिए बैंक में सुविधाएं ज्यादा होती है, इसलिए आदमी बैंक ट्रांजैक्शन ज्यादा करता है। तो जब वो बैंक ट्रांजैक्शन करेगा तो बैंक उसका अकाउंट मेंटेन कर रही है। कहां पर कर रही है? पासबुक में। आप अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक आपको एक डायरी देती है, उस डायरी में आप एंट्री करवाओ तो बैंक बोल देगी भाई तुमने इतना पैसा जमा करवाया, इतना पैसा निकलवाया, इतना पड़ा है। और बिजनेस अकाउंट है तो मे बी पॉसिबल ओवरड्राफ्ट भी है, हो सकता है। तो ये अकाउंट वो मेंटेन कर रहा है, कौन? बैंक आपका। अब आप भी बैंक का अकाउंट मेंटेन करेंगे इस कैश बुक में बैंक कॉलम के साथ। तो ये है डबल कॉलम कैश बुक। फंडा वही है सिंपल कैश बुक वाला। क्या? पैसा आएगा तो डेबिट साइड, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड। बस कैश में आएगा तो कैश कॉलम में, बैंक में। अब बैंक में कहां कहां से पैसा आता है? या तो कोई कस्टमर आपके बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दे आपके खाते में, नंबर एक, पैसा वहां से आता है। नंबर दो, आप खुद ने आपके अकाउंट में जमा करवाया हो, नंबर दो। नंबर तीन, किसी से चेक आपने लिया। चेक क्या होता है? चेक मींस एक स्लिप, किसी से आपको अमाउंट लेना है तो इसने एक स्लिप पे आपका नाम लिख के अमाउंट भर के साइन करके आपको दे दिया कि जा मेरे अकाउंट से पैसा निकाल ले, ठीक है। ये चेक हमने अपना अकाउंट नंबर लिख के स्लिप भर के अपने बैंक में डाल दी, तो बंदा क्या करेगा? बैंक वाला क्या करेगा? उसके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल कर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह से आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बैंक बैलेंस बढ़ भी सकता है। बैंक बैलेंस कम कब होगा? या बैंक में से पैसा जाएगा कब? जब या तो आप पैसा निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे तो पैसा निकल जाएगा, बैंक अकाउंट से कम हो जाएगा, या फिर आप किसी को चेक दे दोगे। आप चेक दे दोगे मतलब आपने ये चेक भरा किसी के नाम का, मिस्टर मोहन, कि भैया मोहन जी हम आपको 20,000 रुपए देते हैं, ये साइन कर दी। ये चेक हमने मोहन जी को दे दिया, मोहन जी गए बैंक में, बैंक में से बैंक वाले ने क्या किया? हमारे अकाउंट में से 20,000 निकाल के मोहन जी को दे दिए या मोहन जी के अकाउंट में डाल दिए। इस तरह से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। या बैंक ने चार्जेस काटे, जैसे एसएमएस चार्जेस काटती है बैंक, एटीएम चार्जेस काटती है, कोई भी चार्जेस काटा है ना, तो उससे बैंक आपके घर पे तो पैसा लेने आएगी नहीं, भैया 10 रुपए हमने चार्जेस के काटने हैं तो लाओ 10 रुपए दो, नहीं, आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे, आपके अकाउंट से 10 रुपए कट जाएंगे। तो इस तरह आपका बैंक बैलेंस भी कम हो सकता है। तो बैंक में पैसा आएगा कब? जब डिपॉजिट होगा, जब चेक आपके पास आएगा या डायरेक्ट कोई आपके अकाउंट में डलवाएगा पैसा। जाएगा कब? या तो आप विड्रॉ करोगे या आप चेक दोगे या डिसऑनर्ड होने की वजह से। ये ट्रांजैक्शन के मुताबिक हम पढ़ते हैं। तो एक मैंने एग्जांपल सेट किया है, उसके हिसाब से हम इसके ट्रांजैक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में हमने, चलो, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक इन द बुक्स ऑफ मिस्टर लखन। मिस्टर लखन की बुक में, अब इसके फॉर्मेट पे तो बात कर ही चुके हैं, वही डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश बैंक, बस एक बैंक का कॉलम बढ़ा है, बाकी सब कहानी वही है ना। तो इन डबल कॉलम कैश इन द डबल कॉलम कैश बुक
ऑफ मिस्टर लखन फॉर द मंथ एंडिंग September 30, फॉर द मंथ सितंबर मंथ की कैश बुक हम बना रहे हैं मिस्टर लखन की। तो मिस्टर लखन की बुक में सबसे पहले 2018 की बुक है, बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस, दो चीजें दी हैं। अब कैश बैलेंस तो आप जानते हो, कैश इन हैंड है ना, सितंबर 1 को आपको दिया है, 2018 सितंबर 1 को बैलेंस दिया है। कैश बैलेंस आपको दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वही ये सितंबर है तो अगस्त से बैलेंस यहां आया होगा, कितना, कैश का बैलेंस तो वो बता रहा है 15,000 है और बैंक का बैलेंस बता रहा है वो 40,000 है, 40,000 रुपए। इसका मतलब शुरुआत में, सितंबर के शुरुआत में कैश इन हैंड मतलब आपके पास कैश थी 15,000 और आपके बैंक में बैलेंस था 40,000। बैंक में बैलेंस था मतलब आपका पैसा बैंक में पड़ा था। मे बी पॉसिबल कि बैंक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो। ओवरड्राफ्ट मतलब करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी होती है कि जितना आपके अकाउंट में आप उससे ज्यादा भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता तो हम किधर लिखते, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर लिखते जो भी अमाउंट होता। ये सीडी नहीं लिखते, साइड सीडीबीटी नहीं होती है। ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन कहते हैं और क्लोजिंग बैलेंस को कैरेट डाउन कहते हैं। तो इसलिए अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता तो वो होता क्रेडिट बैलेंस, ये बैलेंस होता हमारा क्रेडिट बैलेंस, ये डेबिट साइड है तो अभी डेबिट बैलेंस है इसलिए डेबिट साइड में है, तो हमारे पास ओवरड्राफ्ट तो है नहीं। चलिए अब ट्रांजैक्शन पे बात करते हैं। अगला बैलेंसेस हम लिख चुके हैं। परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक 12,000। सितंबर 4 को हमने गुड्स परचेज किया और पेमेंट किया चेक से। अब एक बात तो आप समझ लीजिए, जब भी आप चेक से पेमेंट करोगे आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। जैसे ही आप चेक दोगे, आपने चेक दिया कितने रुपए का, 12,000 रुपए का, भले वो बंदा चेक बैंक में लेके गया नहीं गया, बैंक से आपका बैलेंस कटा नहीं कटा, पर आप तो अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो आपके हिसाब से तो आपके बैंक खाते में 12,000 रुपए कम हो गए। इसलिए जब भी हम चेक देंगे तब हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए बाय साइड लिखना पड़ेगा। सितंबर 4 को एंट्री हम कर रहे हैं, सितंबर 4 कहां गया, बाय परचेज, कितना अमाउंट गया, 12,000, कहां से गया, बैंक से गया, ये 12,000 चले गए। इसके बाद परचेज गुड्स एंड पेड कैश 12,000। अब आपने यहां क्या था, गुड्स परचेज किया और पेड किया था चेक से, यहां कैसे पे किया, कैश से, इसलिए सितंबर 4 सेम डेट है, बाय परचेज गुड्स दोनों में था, लेकिन यहां पेमेंट किया था कैश से, चेक से, और यहां पेमेंट किया है कैश से। तो अब की बार अमाउंट कहां से जाएगा, कैश से जाएगा। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन हमारे हो गए। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर ₹12,000। अगर ये लिखा हो, जैसे मैंने यहां तीनों तरह की परचेज बता दी, अगर आप कैश में परचेज, चेक से परचेज करोगे तो बैंक से अमाउंट जाएगा, कैश में परचेज करोगे तो कैश से अमाउंट जाएगा, और मोहन से परचेज करोगे इट मींस उधार कर रहे हो, ना तो चेक दिया ना कैश दिया, उधार है। उधार हम कैश बुक में लिखते नहीं है, इसलिए ट्रांजेक्शन लिखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो कैश वाला लिखना है, बैंक वाला लिखना है, उधार वाला नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिटेड इन बैंक 2,000, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। आप बैंक में 2,000 रुपए जमा करवा रहे हो। सपोज ये रहा आपका बिजनेस और ये रहा बैंक, तो बिजनेस से बैंक में 2,000 रुपए जा रहे हैं, है ना, मतलब कैश तो जा रही है और बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है। कैश जा रही है और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है। हम दोनों ही मेंटेन कर रहे हैं, कैश भी मेंटेन कर रहे हैं और बैंक बैलेंस भी मेंटेन कर रहे हैं। तारीख है 8 और आपने डिपॉजिट करवाए हैं 2,000 रुपए। तो सबसे पहली बात, कॉन्ट्रा एंट्री है, ये कॉन्ट्रा क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ हो रही है। तो सबसे पहली बात तो 2,000 रुपए आए, कहां आए, बैंक में आए, तो ये 2,000 रुपए आ गए। कहां से गए, कैश से गए, तो ये कैश से 2,000 रुपए गए। कब गए, ये गए सितंबर 8 को गए, सितंबर
8 को गए, सितंबर 8 को 2000 रुपए, 2000 रुपीज। कहां पर अगर मैं बोलूं आने की बात, तो आए बैंक में, गए कहां से, कैश से। तो अगर हम कैश कॉलम में लिख रहे हैं अमाउंट, तो उसको यहां बाय कैश नहीं लिख सकते, क्योंकि कैश कॉलम में कैश नहीं लिख सकते। ये पैसा जा रहा है हम जानते हैं, लेकिन जा कहां रहा है, जा रहा है बैंक में, इसलिए यहां लिखना पड़ेगा बाय बैंक। और यहां पैसा आ रहा है, आ कहां से रहा है, कैश से आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट। तो ये है कॉन्ट्रा एंट्री, इसलिए एलएफ में सी और सी इस तरह से कॉन्ट्रा बना देंगे, क्योंकि ये लेजर में तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि कैश बुक आप बना रहे हो तो इसको, ये लेजर का भी सब्स्टिट्यूट है, तो लेजर है ही नहीं, तो ये नंबर लेजर का होगा नहीं, इसलिए कॉन्ट्रा बना देंगे। ये ऐसी एंट्री है जो एक ही ट्रांजेक्शन दोनों तरफ आता है। क्यों, क्योंकि हम कैश भी मेंटेन कर रहे हैं और बैंक भी मेंटेन कर रहे हैं। तो जब हम अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए बैंक में अमाउंट बढ़ गया, लेकिन किसकी वजह से बढ़ा, कैश की वजह से। और कैश चली जाएगी, लेकिन कहां गई, बैंक से। इस तरह से हम डिपॉजिट की कॉन्ट्रा एंट्री बना सकते हैं। अगला हमारे पास है ट्रांजैक्शन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक 10,000, 12 सितंबर को। ये उसका उल्टा, कि पहले हम कैश जमा कर रहे थे बैंक में, अब बैंक से पैसा निकाल रहे हैं कैश में। तो अब हम अगर 12 सितंबर को पैसा निकाल लेंगे, तो पहली बात हमारे पास कैश आई, कितनी कैश आ रही है, 10,000। तो हमारे पास कैश आई, कितनी आई, 10,000 कैश आ रही है, तो कैश कॉलम बढ़ जाएगा। पैसा जा कहां से रहा है, बैंक कॉलम से जा रहा है, इसलिए बैंक से बैलेंस कम हो जाएगा। तो ये 10,000 हमारा बैंक कॉलम से चला गया, है ना। पैसा गया बैंक से, लेकिन कहां गया, बाय कैश में गया, सितंबर 12। और पैसा आया कैश में, लेकिन कहां से आया, टू बैंक से। सेम कॉन्ट्रा, सेम कॉन्ट्रा। तो ये कॉन्ट्रा मतलब जिसमें दोनों कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन हो। तो ये देखो, ये कैश में पैसा, ये कैश में पैसा आया, कहां से आया, बैंक से, और ये बैंक से पैसा गया, कहां गया, कैश में। इस तरह से आप डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों की एंट्री बना सकते हो। एक और जानकारी दे दूं, अगर यहां लिखा है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो आप ऑफिस के नाम से नहीं लिखेंगे बाय ऑफिस, नहीं भैया, पैसा निकाल रहे हो बैंक से, आ कहां रहा है, ऑफिस में। ऑफिस में आ रहा है तो ऑफिस में आया ना, अभी ऑफिस में तो वैसे भी कैश पड़ी रहती है, अभी खर्च तो नहीं हुआ। उस टाइम पे भी यही एंट्री होगी कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक की। क्या एंट्री होगी, टू बैंक अमाउंट कैश में और बाय कैश अमाउंट बैंक में। अगला सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक डिपॉजिटेड सेम डे। अब चेक जब रिसीव करते हो, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चेक दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय लिख दो, पैसा गया, छुट्टी। लेकिन जब चेक हम रिसीव करते हैं तो क्या कंडीशन बनती है, समझिएगा। जब सपोज ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा कोई कस्टमर है और ये है बैंक। अब कस्टमर ने हमें चेक दिया सपोज 2000 का, कब दिया, सितंबर 16 को। सितंबर 16 को चेक आपको मिला, है ना। अब सितंबर 16 को ही आप इसको बैंक में जमा करा देते हो, सितंबर 16 को ही आप बैंक में इसको जमा करवा देते हो। तो बैंक का बैलेंस किस डेट को बढ़ेगा, सितंबर 16 को, ठीक है। और किस चीज का पैसा आ रहा है, ये सोल्ड गुड्स का, हमने कस्टमर को सेल किया था, वो पैसा दे रहा है। तो 16 सितंबर को सेल्स हुआ, तो एंट्री अगर मैं देखूं तो 2 सेल्स तो होगा ही, और डेबिट कौन होगा, बैंक। मतलब पैसा कहां आ रहा है, बैंक में, क्योंकि डायरेक्ट चेक कहां चला गया, बैंक में चला गया। ये हमने बैंक ट्रांजैक्शन में भी समझा था। तो अगर आपको चेक रिसीव हो रहा है, सेम डे बैंक में चला गया, तो आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी, सितंबर 16 टू सेल्स, और अमाउंट चला जाएगा, कितना है अमाउंट देख लेते हैं, 5000 डायरेक्ट बैंक में चला जाएगा। अगर
चेक मिले और बाद में डिपॉजिट हो तो क्या होगा, ये तो चेक मिला और सेम डे डिपॉजिट हो गया तो क्या करना है, टू सेल्स और बैंक में डाल देना है छुट्टी। अगर ये हो क्या कि चेक रिसीव फ्रॉम रोहित किस तारीख को, 24 को, और इसको बैंक में डिपॉजिट कब करा है, 27 को, 24 को चेक मिला लेकिन बैंक में कब भेजा है, 27 को। अब यहां पर हम देखते हैं इसी एग्जांपल के थ्रू, इसी तरह का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जब चेक मिले लेकिन बाद में डिपॉजिट किया हो तो क्या करेंगे। ये बिजनेस, ये बैंक और ये कस्टमर, या कस्टमर है आपका रोहित, रोहित से चेक मिला 2000 का, ठीक है, किस तारीख को मिला, 24 को। तो 24 के दिन रोहित ने आपको चेक दिया, रोहित का पेमेंट हो चुका है, रोहित फ्री हो गया कि भैया ये लो 2000 रुपए, मेरा हिसाब किताब क्लियर है। तो हमें 24 के दिन रोहित को क्रेडिट करना है, लेकिन ये चेक बैंक में कब गया, 27 को। तो 24 के दिन ना तो आपके पास कैश आ रही है, ना ही आपका बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, इसलिए ना तो ये कैश कॉलम में जाएगा ना ये बैंक कॉलम में जाएगा, एंट्री बनेगी चेक इन हैंड टू रोहित। देखा था अपने बैंक ट्रांजैक्शन में। तो 24 के दिन तो ना कैश बढ़ रहा है ना बैंक बढ़ रहा है, इसलिए 24 के दिन नहीं बढ़ेगा। 27 के दिन ये चेक जब आप डिपॉजिट करोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन किसकी वजह से, टू रोहित नहीं लिख सकते, टू चेक इन हैंड, क्योंकि रोहित तो 24 को ही क्रेडिट हो चुका था। तो जब चेक आपको मिले उस दिन एंट्री नहीं करना, अगर उसको डिपॉजिट बाद में किया है तो जिस दिन वो डिपॉजिट होगा उस दिन एंट्री बनानी पड़ेगी आपको। तो ये रहा आपका सितंबर 27 और 2 चेक इन हैंड, रोहित के नाम से नहीं, चेक इन हैंड के नाम से। और कितने का चेक मिला है, 2000 का, ये डिपॉजिट किया। अगर 24 के दिन मिलता, 24 के दिन ही डिपॉजिट कर देते तो 2 रोहित लिख के हम बैंक में अमाउंट लिख सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं, रोहित चेक डिपॉजिट हो गया, रोहित चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक। सितंबर 30 को बैंक ने रोहित का चेक डिसऑनर्ड कर दिया, मतलब ये जो चेक गया था ना बैंक में रोहित का, तो बैंक ने क्या बोला, इसमें साइन मैच नहीं कर रहा है, या ओवर राइटिंग है चेक पे, या कोई भी और गड़बड़ है, तो चेक उसका पेमेंट करने से मना कर देती है। चेक बाउंस नहीं हुआ है, चेक बाउंस में तो बाकायदा कार्रवाई होती है कि आपके खाते में पैसा ही नहीं है ना, आपने किसी को चेक दे दिया है ना, तो ये गैर कानूनी है। पर चेक डिसऑनर्ड मतलब बैंक ने उसका पेमेंट करने से मना कर दिया है, तो चेक डिसऑनर्ड हो रहा है। तो जैसे रोहित के चेक से हमने 27 को बैलेंस बढ़ा लिया था, तो बैंक बैलेंस अब वापस से आपको कम करना पड़ेगा। नवंबर 30 को, सॉरी नवंबर नहीं, सितंबर 30 है, तो ये सितंबर 30 को बाय, अब रोहित ही हम लिखेंगे। रोहित क्यों लिखेंगे, क्योंकि रोहित का चेक डिसऑनर्ड हो रहा है, इसलिए रोहित से हमें पैसा लेना है, तो 2000 रोहित के नाम पे हम लिख देंगे। तो दोस्तों ये सारे ट्रांजैक्शन हमने कर लिया है। अब इसका बैलेंस लगा लेते हैं। बैलेंस में भाई कैश का बैलेंस जैसे लगाते थे वैसे ही लगाना है। कैश में कितना अमाउंट है आपके पास, 15,000, 10,000, 25,000, तो आपके पास कैश में बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। डेबिट की टोटल 25, क्रेडिट की कितनी है, क्रेडिट की 14 है खाली, तो 25 इसकी टोटल है ना। डेबिट का टोटल किया 25 में से 14 गया, तो 11,000 यहाँ पर बैलेंस बच रहा है बाय बैलेंस CD सितंबर 30 एट द एंड ऑफ मंथ करेंगे। बैंक बैलेंस देखते हैं, हो सकता है डेबिट की टोटल बड़ी हो सकता है क्रेडिट की टोटल बड़ी हो। यहाँ देख लेते हैं 42,000, 47,000 और 49,000, 49,000 टोटल हो रही है, ये 49,000 टोटल लिख दी, और क्रेडिट की टोटल छोटी ही दिख रही है, इसलिए 49,000 क्रेडिट में भी लिख दिया, बड़ी टोटल दोनों तरफ लिखनी है। इधर की टोटल है 24,000, 24,000 तो 24,000 इसमें से माइनस कर लेते अपन, 24,000 ओके 25,000 आपके पास बैलेंस बचेगा। तो इस तरह से आप कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस दोनों लगा सकते हो कि डेबिट की टोटल में से क्रेडिट की टोटल कम करके। अगर क्रेडिट की टोटल बड़ी आती बैंक की तो बैलेंस लगता आपका टू बैलेंस
सी डी, यहां पर बैलेंस लगता, लेकिन है नहीं। अब इनको फॉरवर्ड कैसे करेंगे दोस्तों, देखो ये बैलेंस आ गया, अब ये हमारा सितंबर चल रहा था, अभी नेक्स्ट मंथ आएगा अक्टूबर 1, तो उस दिन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये 11,000 यहां फॉरवर्ड कर दिया और 25,000 यहां। अगर बैलेंस ये होता बैंक का तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहां फॉरवर्ड होता, पर ये तो है नहीं। तो इस तरह से हम डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये लगभग सारे ट्रांजैक्शन जो भी प्रॉब्लम करते हैं वो मैंने लेने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा कोई डबल कॉलम कैश बुक का ट्रांजैक्शन है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।